चलिए आज स्टॉक मार्केट की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर यह किसी भी निवेशक की नींद उड़ा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टॉक डीलिस्टिंग की। आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि जब कोई कंपनी शेयर बाजार से अचानक गायब हो जाए तो हमारे निवेश का आखिर होता क्या है। जरा सोचिए, आपने बड़े अरमानों से किसी कंपनी में पैसा लगाया और एक सुबह पता चले कि वो स्टॉक ट्रेडिंग स्क्रीन से गायब हो गया है। ये ख्याल ही किसी भी निवेशक को डराने के लिए काफी है। आखिर वो शेयर गए तो गए कहां? तो ये डीलिस्टिंग है क्या भला? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। किसी कंपनी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज से हटा देना। इसे ऐसे समझिए जैसे बाजार में कोई मशहूर दुकान अचानक बंद हो जाए। अब उस बाजार में उस दुकान का सामान ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। आपको शायद लगेगा कि ये तो कभी कभार ही होता होगा, है ना? पर सच तो ये है कि डीलिस्टिंग कोई अनोखी बात नहीं है। भारत में हर साल लगभग 50 से 70 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज से हट जाती हैं। मतलब ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना किसी भी निवेशक को करना पड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनियां गायब होती क्यों हैं? क्या वो अपनी मर्जी से जाती हैं या उन्हें जबरदस्ती निकाला जाता है? चलिए अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली है स्वैच्छिक डीलिस्टिंग, मतलब जब कंपनी खुद फैसला करती है कि उसे अब पब्लिक मार्केट में नहीं रहना। और दूसरी होती है अनिवार्य डीलिस्टिंग, जब स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को नियमों का पालन न करने पर बाहर का रास्ता दिखा देता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई कोई अपनी मर्जी से पब्लिक की नजरों से दूर क्यों जाना चाहेगा? इसके पीछे ना बड़े सॉलिड कारण होते हैं। हो सकता है उन्हें पब्लिक कंपनी बने रहने का खर्चा बहुत ज्यादा लग रहा हो, या शायद प्रमोटर्स को लगता है कि बाजार उनके शेयर की सही कीमत नहीं दे रहा। कई बार कोई बड़ी मछली, मतलब कोई बड़ा निवेशक, पूरी कंपनी को ही खरीदना चाहता है, या फिर कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स को गुप्त रखना चाहती है। तो ये तो हुई अपनी मर्जी की बात, लेकिन कभी कभी एक्सचेंज खुद डंडा चलाता है। ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी लगातार नियम तोड़ रही हो, जैसे टाइम पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ना देना, या फिर जब कंपनी की माली हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, कंपनी तो चली गई, लेकिन मेरे पैसों का क्या? ये वो सवाल है जो हर निवेशक की नींद उड़ा देता है। तो चलिए अब इसी की बात करते हैं कि जब कंपनी अपनी मर्जी से जाती है तो निवेशकों को क्या मिलता है। देखिए, नियम ये कहता है कि अगर कोई कंपनी खुद डीलिस्ट होना चाहती है तो वो अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे शेयर वापस बेचने का एक मौका देना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये एग्जिट प्राइस तय कैसे होगा? यहीं पर खेल में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है, जिसे कहते हैं रिवर्स बुक बिल्डिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पावर कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे शेयरधारकों के हाथ में आ जाती है। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले कंपनी एक मिनिमम प्राइस बताती है, जिससे फ्लोर प्राइस कहते हैं। फिर आम शेयर होल्डर अपनी बोली लगाते हैं कि वो किस कीमत पर अपने शेयर बेचने को तैयार हैं। सिस्टम सारी बोलियों को सबसे कम से सबसे ज्यादा के क्रम में लगाता है। अब जिस कीमत पर प्रमोटर की हिस्सेदारी 90% तक पहुंच जाती है, वही बन जाती है फाइनल कीमत या डिस्कवर्ड प्राइस। अब फैसला प्रमोटर को करना है, या तो वो इस कीमत को माने या फिर पूरा ऑफर ही कैंसिल कर दे। इस पूरे प्रोसेस में कितना ड्रामा और टेंशन हो सकती है, ये समझना है तो वेदांता की डीलिस्टिंग की कोशिश का केस देखिए। ये एक क्लासिक उदाहरण है। वेदांता के मामले में एक रिपोर्ट ने यह बहुत ही चुभता हुआ सवाल उठाया था। ये सवाल असल में पूरी लड़ाई की जड़ है। एक तरफ प्रमोटर हैं जो कम से कम कीमत देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ निवेशक जो अपने सालों के भरोसे की सही कीमत चाहते हैं। तो आप समझे, इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि पावर, कंट्रोल वो सब आम निवेशकों के हाथ में आ जाता है। वो सब मिलकर तय करते हैं कि उनके शेयरों की असली कीमत क्या होनी चाहिए। पर हर सिस्टम की तरह इसमें भी एक झोल है, और वो झोल है सट्टेबाजी का। कभी कभी कुछ बड़े खिलाड़ी मिलकर बोली को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि वो असलियत से कोसों दूर हो जाती है। नतीजा, डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो जाता है और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए सेबी ने हाल ही में कुछ नए नियम निकाले हैं। इनका मकसद है डीलिस्टिंग के इस पूरे खेल को थोड़ा और भरोसेमंद बनाना। चलिए देखते हैं कि नया क्या है। ये टेबल देखिए, ये पुराने और नए तरीके का फर्क एकदम साफ कर देती है। पुराने तरीके में आखिर तक सस्पेंस बना रहता था कि फाइनल प्राइस क्या होगा, लेकिन अब एक फिक्स्ड प्राइस ऑप्शन भी है।
इसमें प्रमोटर को पहले ही एक फिक्स्ड कीमत बतानी होती है और ये कीमत फ्लोर प्राइस से कम 15% ज्यादा होनी चाहिए। इससे अटकलबाजी खत्म हो जाती है और सबको पहले से पता होता है कि डील क्या है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए डीलिस्टिंग हो गई, स्टॉक एक्सचेंज से गायब हो गया, तो उसके बाद क्या? अब हमारे शेयरों का क्या होगा? ये सवाल शायद बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर कोई बायबैक में हिस्सा नहीं लेता या मौका चूक जाता है तब उसके शेयरों का क्या होगा? क्या वो कागज का टुकड़ा बन जाएंगे? नहीं, घबराने की बात नहीं है। डीलिस्टिंग के बाद भी 1 साल तक आपके पास मौका होता है कि आप अपने शेयर उसी फाइनल कीमत पर प्रमोटर को बेच सकें। लेकिन 1 साल के बाद कहानी बदल जाती है। आपके शेयर अनलिस्टेड हो जाते हैं। तब उन्हें बेचने के लिए आपको ओवर द काउंटर मार्केट में जाना पड़ता है, जो एक तरह का प्राइवेट बाजार है, और यहां खरीदार ढूंढना स्टॉक एक्सचेंज जितना आसान नहीं होता। तो अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए हैं तो ये एक छोटा सा रोड मैप है जो आपकी मदद कर सकता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि कंपनी डीलिस्ट हुई क्यों। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, थोड़ी रिसर्च करके एक वाजिब कीमत तय कीजिए और फिर सही प्लेटफॉर्म और लोगों के जरिए खरीदार ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन हाँ, इस रास्ते में जोखिम भी हैं। हो सकता है खरीदार पैसे देने से मुकर जाए या पेमेंट में कोई धोखाधड़ी हो। इनसे बचने का तरीका क्या है? जैसा आप देख सकते हैं, एस्क्रो जैसी सुरक्षित सेवाओं का इस्तेमाल करना और खरीदार को अच्छी तरह वेरीफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या डीलिस्टिंग सिर्फ एक चैप्टर का अंत है या फिर पर्दे के पीछे एक नई, ज्यादा बड़ी कहानी की शुरुआत? ये एक ऐसा सवाल है जो निवेशकों को हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।